चलिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे नए टॉपिक जो थी अपनी, वो मानव शरीर का तंत्र था, पाचन तंत्र की बात कर रहे थे। और पाचन तंत्र में हमने देख लिया था अपन यहाँ पे ग्रास नली तक समझ लिए थे दोस्तों। कहां तक समझ लिए थे? ग्रास नली, मुख गुहा से ग्रास नली की बात कर लिया था दोस्तों। कहां से? मुख गुहा से, ठीक है ना। अब हम ग्रसनी की पाठ पढ़ चुके थे। ग्रसनी के पाठ को बात बताया था मैंने। ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, और दो छिद्र जो होते हैं, एक को कहते हैं निगल द्वार और एक को कहते हैं कंठ द्वार। आर नाल का जो अगला भाग होता है वहां पर जाकर वो खुल जाती है क्या कहते हैं अपना ग्रसनी का जो होता है निगल द्वार, और दूसरा जो होता है कंठ द्वार, वो श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है दोस्तों। उसके बाद ये जो होती है, जो कंठ द्वार की श्वास नली के बाद वो भोजन कहाँ जाता है, तो मैंने बताया था कुचली जाती है ग्रास नली में। कहाँ? ग्रास नली में। अब ये ग्रास नली की एक लंबी नली होती है। यह नली का जो अंतिम सिरा है वो कहाँ जाके खुलता है दोस्तों? वो अमाशय में खुलता है। कहाँ जाके खुलता है? अमाशय में जाकर खुलता है दोस्तों। वो अमाशय में खुलता है, अमाशय में जाकर खुलता है। अब इसी अमाशय की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। किस अमाशय की? इसी अमाशय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपसे जो पूछा जाता है वो पूछने का तरीका होगा अमाशय के अंदर क्या, कि अमाशय कहां और किधर स्थित होता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है अमाशय जो है वो उदर गुहा में, कहां? उदर गुहा में, यदि अंदर की ओर, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। कहां? उदर गुहा के अंदर बाईं ओर स्थित होता है। ये कौन? ये अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ये बाईं ओर स्थित होता। और होता कैसा है, देखने में रचना कैसी होती है दोस्तों? तो इसकी रचना जो होती है द्विपालिका थैली की तरह होती है। कैसी? द्विपालिका थैली की तरह होती है। थैली की तरह होती है। एक पॉइंट। अब इसके अलावा आकार कैसा दिखता है? ये जे आकार में दिखता है। कैसा दिखता है दोस्तों? जे आकार में। द्विपालिका थैली की रचना होती है और आकार कैसा होता है? अंग्रेजी अक्षर के जे आकार जैसा होता है दोस्तों। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? इसकी लंबाई लगभग जो होती है दोस्तों वो होता है 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। अपने से कोई पूछे, पेपर में आए, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इनकी जो होती है लंबाई कुल वो 30 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इनमें भी तीन भाग होता है। इस अगले भाग को क्या कहते हैं, इस मध्य भाग को क्या कहते हैं, और इस पिछले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस मध्य भाग को और पिछले भाग को हम क्या कहते हैं वो हम अभी देखते हैं। अगले भाग जो होता है दोस्तों अमाशय का, वो कहलाता है कार्डियक भाग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है अगला भाग? कार्डियक भाग कहलाता है। और ये मध्य भाग जो होता है उस मध्य भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उस मध्य भाग को हम कहते हैं क्या? जो बीच का भाग होता है, ठीक है ना, उस बीच के भाग को हम कहते हैं फुंडिक। क्या कहते हैं दोस्तों? फुंडिक कहते हैं, ठीक है ना, फुंडिक। और जो ये यहाँ का जहां से अमाशय आंत का सिरा जुड़ा होता है, इस पिछले भाग को क्या कहते हैं? तो इस पिछले भाग को हम कहते हैं दोस्तों पाइलोरिक। क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं हम यहाँ, पाइलोरिक। यदि मैं आपको से कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो, हम इसे पाइलोरिक कहते हैं। तो इस तरह से अमाशय के तीन भाग होते हैं। इनकी कुल लंबाई 30 सेंटीमीटर की होती है, और यह अमाशय है उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है दोस्तों। 30 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इसकी रचना जो होती है द्विपालिका थैली की तरह रचना होती है। आकार इनके जे आकार के जैसा दिखता है दोस्तों। इनके तीन भाग होते हैं, एक भाग को कार्डियक, और बीच वाले भाग को फुंडिक, और लास्ट वाले भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। अब इसी ही आहार नाल के जो अन्य भागों की तरह अमाशय का जो भी भीतरी दीवार
होती है वो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं के स्तर को होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जो होता है अंदर की ओर धसे होते हैं, खुरदुरापन होता है, सिंपल सी बात, खुरदुरा होती है। जहां जहां अंदर में इस अमाशय के अंदर अंदर वाली भाग जो होती है, सतह जो होती है, दीवार होती है, स्तंभाकार जो होती है, एपिथेलियम जैसा होता है, धसा होता है अंदर की ओर, यहीं पे ही किसका निर्माण होता है दोस्तों? यहीं पे निर्माण होता है यहाँ पे ग्रंथि का, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। अमाशय के अंदर ही अमाशय ग्रंथि बोलो या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है दोस्तों। ये ग्रंथियां अमाशय में क्या करता है? जठर रस बनाने का कार्य करता है, जठर रस श्रवण करती है दोस्तों। क्या श्रवण करती है? जठर रस श्रवण करती है। और जठर ग्रंथियों की जो ये कोशिकाएं जो होती है वो भी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। चलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सिंपल से बात कर ले यहाँ पे कि यही अमाशय के अंदर जो होता है दोस्तों किनका निर्माण होता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो श्रवण करता है दोस्तों उसे कहते हैं अम्लजन कोशिका। आपसे पूछा जाए कि जठर ग्रंथियां जो है उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और उनमें जो 3 प्रकार की कोशिकाओं में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो श्रवण करता है उससे नाम क्या है? तो आप बता सकते हो अम्लजन कोशिका निर्माण करता है किसका या स्राव करता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है ना। और एक और ग्रंथियां होती, उस ग्रंथियां को क्या कहते हैं? उस ग्रंथियां को कहते हैं श्लेष्मा या म्यूकस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? श्लेष्मा या म्यूकस। श्लेष्मा या म्यूकस, ठीक है ना। ये हो गया कोशिका का दूसरा भाग। और तीसरा भाग जो होता है दोस्तों वो कौन सी भाग होती है? वो कौन सी भाग होती है? तीसरा भाग कौन सा है अपना यहाँ पे? पहला भाग तो देख लिया अपन ने, क्या कह दिया अपन ने? हमने कह दिया इसको अम्लजन, दूसरे को कह दिया श्लेष्मा कोशिकाएं, और तीसरों को कहते हैं जाइमोजीन कोशिकाएं। क्या कहते हैं? जाइमोजीन कोशिकाएं, जाइमोजीन कोशिकाएं, ठीक है ना। 3 हो गए, 3 प्रकार कोशिका होती है। उनमें से सबसे पूछा जाता है कि अमाशय के अंदर ऐसा कौन सा जठर ग्रंथि में कोशिका है जो कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो आपको बताना है वो स्राव करने वाला कौन है? अम्लजन कोशिका है दोस्तों। क्या? अम्लजन कोशिकाएं। और जो श्लेष्मा म्यूकस होती है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। क्या होता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है ना। और यह क्या करता है? पेप्सिनोजेन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिजोन की सक्रिय पेप्सिजोन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। पेप्सिन भोजन को क्या करता है? भोजन को क्या करता है दोस्तों? यह भोजन को प्रोटीन में बदल देने का कार्य, और प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन में बदल जाता है दोस्तों। किस में बदल जाता है? पेप्टोन में बदल जाता है। आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे श्लेष्मा या म्यूकस होता है सक्रिय जो होती है एंजाइम स्राव करती है। वो एंजाइम जो होता है दोस्तों वो कौन सी होती है? पेप्सिनोजेन होती है। और पेप्सिनोजेन क्या करती है? वो आरामी से पेप्सिन में बदल जाते हैं, और पेप्सिन में बदलने के बाद पेप्सिन क्या करता है? भोजन के प्रोटीन को किस में बदल देता है? वो पेप्टोन में बदल देता है दोस्तों। क्या बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। इसके अलावा आपसे कोई पूछे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मुख्य कार्य दोस्तों वो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, तथा भोजन के साथ आने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है दोस्तों। यह कार्य है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है ना। किसका कार्य है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होती है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रहता है दोस्तों। इनका मुख्य कार्य सुरक्षित रखना। चलिए अब यहां से डायरेक्ट जो भाग होती है, जो पेप्सिन एंजाइम जो सुरक्षित रखता है, वो अब उसके आगे की जो भाग है किसमें? अमाशय के अंदर, वो काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में खुल जाता है। ये जो काइम की जो बात करते हैं यहाँ वाली भाग, ये काइम डायरेक्ट कहाँ जाके खुलता है?
छोटी आंत में खुल जाता है। इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में जाकर खुल जाता। आहार नाल का अगला भाग जो है बड़ी आंत, उनमें जाकर छोटी आंत का भाग जाके खुलता। अब आपको बताना है कि हाँ बड़ी आंत में भी छोटी आंत जो है दोस्तों, वो छोटी आंत भी प्रारंभिक में आपको किस प्रकार से दिखता है। तो आपसे बताना है कि छोटी आंत जो है प्रारंभिक भाग जो है वो अंग्रेजी अक्षर के यू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? अंग्रेजी अक्षर के यू अक्षर की तरह दिखता दोस्तों, ठीक है ना। यू अक्षर की तरह मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब यहां पे जो यू अक्षर की तरह मुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पक्वाशय कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी की जो लंबाई होती है लगभग दोस्तों उस 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। कितना? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबा भाग जो होता है वो इलियम कहलाता है। क्या कहलाता? इलियम कहलाता है। छोटी आंत की जो है पूरी लंबाई में 25 सेंटीमीटर का भाग जो होता है वो पक्वाशय कहलाता है, वो यू अक्षर के जैसा दिखता है। और बाकी शेष 30 सेंटीमीटर जो होता है लंबी, वो भाग कहलाता है इलियम कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है, ठीक है ना। इलियम कहलाता। अब यहाँ पे ही पाचन क्रिया होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। भोजन की जो भी पाचन क्रियाएं कार्य संपन्न होती है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। मनुष्य में लगभग इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और आहार नाल के इसी भाग में पाचन क्रियाएं पूरी संपन्न होती है। और इसकी जो पूरी लंबाई होती है दोस्तों, वो पूरी लंबाई होती है लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई होती है 2.5 मीटर। चौड़ाई 2.5 मीटर, ठीक है ना। 2.5 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया हमारी किसकी बात कर लिए? ये हम बात कर ले छोटी आंत। छोटी आंत की सहायता से ही दोस्तों पाचन क्रियाएं संपन्न होती है और जो भोजन, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण करती है, उसके बाद अवशोषण करने के बाद जो मल मूत्र होती है, जो अवशेष पदार्थ होता है, वो कहाँ भेज देता है? बड़ी आंत में भेज देता है। तो छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में जो अपन क्या देखे दोस्तों, छोटी आंत में देखा अपन ने कि इनकी प्रारंभिक भाग जो है वो कैसा दिखता है? यू अक्षर की तरह मुड़ी हुई रहती है और उसे हम पक्वाशय कहते हैं या ग्रहणी कहते हैं दोस्तों। और ग्रहणी की जो कुल लंबाई होती है दोस्तों लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। शेष 30 सेंटीमीटर का जो भाग होता है वो छोटी आंत का, वो इलियम कहलाता है। छोटी आंत का जो कुल लंबाई है लगभग दोस्तों वो 6 मीटर है और चौड़ाई जो है यहाँ पे वो है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मनुष्य के अंदर पाचन क्रियाएं जो कार्य संपन्न होती है, संपूर्ण पाचन क्रियाएं कार्य छोटी आंत में ही संपन्न होती है दोस्तों। कहां संपन्न होती है? छोटी आंत में ही संपन्न होती है, ठीक है ना। और यह छोटी आंत जो है वह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों। कौन सा भाग होता है? लंबा भाग। यह पाचन क्रिया में सहायक होता है और अवशेष भोजन का भी क्या करता है? शोषण करने के बाद वो किसको दे देता है? बड़ी आंत को दे देता है दोस्तों। किसको देता है? बड़ी आंत को। अब ये बड़ी आंत क्या करती? तो छोटी आंत के आहार नाल का अगला भाग क्या कहलाता? बड़ी आंत कहलाता। अब बड़ी आंत में जाके खुल जाती। अब बड़ी आंत में भी दो भाग होते हैं, एक भाग को हम कोलोन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोलोन। अब हम बड़ी आंत की बात करते हैं।
ठीक है ना। बिग इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। आहार नाल का जो अगला भाग है वो बड़ी आंत है। छोटी आंत का जो भाग है वो बड़ी आंत में जाके खुलता है। इनके भी दो भाग होते हैं और दो भाग में जो होते हैं, एक भाग को क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कोलोन। और एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं मलाशय। क्या कहते हैं, मलाशय। अब ये कोलोन का कार्य क्या है, ठीक है ना। कोलोन कोलोन। अब पचे हुए भोजन को कहां से निकाला जाता है, कोलोन से निकाला जाता है। पचे हुए भोजन कोलोन से निकालकर कहां जाते हैं दोस्तों, मलाशय में जाते हैं। कहां जाते हैं, और मल द्वार गुद्दा के माध्यम से जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो बड़ी आंत में ये कार्य, जो पचे हुए भोजन अवशोषण होते हैं वो पूरी रस को आसानी से क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। बड़ी आंत बचे खुचे जो रस होता है उसको अवशोषित कर लेता है कोलोन। और कोलोन के बाद क्या होता है, ये कहाँ चली जाती है दोस्तों, ये चली जाती है अपना कहाँ, मलाशय में। ठीक है ना, मलाशय में चली जाती है। ठीक है ना। अब इस बड़ी आंत के अंदर ही अपेंडिक्स होता है दोस्तों। क्या होता है, अपेंडिक्स। यहाँ पे अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता दोस्तों। क्या, अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होती यहाँ पे। ठीक है ना, अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद और क्या हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट यकृत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यकृत की बात करेंगे, जिसे हम लीवर कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ठीक है ना, इस लीवर की बात करेंगे दोस्तों अपन। लीवर की बात करेंगे। बता दो, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या, यकृत। नंबर एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है दोस्तों, इसका वजन लगभग 1.5 kg से 1.5 kg से लेकर 2.0 kg होता है। इसका वजन 1.5 kg से 2.0 kg होता है दोस्तों। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट हो गए। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। किधर स्थित होता है, ये दाहिनी ओर, उदर गुहा के ऊपरी भाग में यह दाहिनी ओर स्थित होता है। बाईं ओर कौन सा स्थित था दोस्तों, अमाशय। और दाहिनी ओर कौन स्थित है, यह लीवर दाहिनी ओर स्थित होता है, ऊपर में उदर गुहा के, उदर गुहा के ऊपर में दाहिनी ओर क्या स्थित होता है, लीवर स्थित होता है, यकृत स्थित होता है। इसका वजन लगभग दोस्तों 1.5 kg से 2.0 kg होती है। और मानव शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों। मानव शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है ना। यह गहरे है, यह गहरे धूसर रंग का होता है। यह गहरे धूसर रंग का होता है दोस्तों। किस रंग का होता है, धूसर रंग का होता है, गहरे धूसर रंग का होता है। ठीक है ना। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है। इसके निचले भाग में, कहां, यहां पे, नाशपाती की तरह। किसके तरह, नाशपाती की तरह, यहां पे लीवर के अंदर ही, लीवर के अंदर ही इनके निचले भाग में होता है दोस्तों एक नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसे हम दोस्तों कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। आपसे कोई पूछे
कोई पूछेगा मतलब बार बार कोई पूछेगा मतलब होता है यदि पेपर में आ जाए तो कि पित्ताशय कहाँ स्थित होती है, तो लीवर के अंदर निचले भाग में स्थित होती है। आकार कैसा होता है, तो नाशपाती के आकार जैसा इसका आकार होता है, ठीक है ना। और एक छोटी थैली सी होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लेडर कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा दोस्तों कि गॉल ब्लेडर में कहते हैं पित्ताशय में पथरी आ जाती है। क्या आ जाती है? पथरी बन जाती है। कैसे बनती वो बात करते हैं। यकृत द्वारा जितने भी पित्तरस स्राव होता है वो कहाँ संचित होता है? इसी पित्ताशय में संचित होता है दोस्तों। और यहीं से क्या बन जाता है? वो किसका रूप ले लेता? पत्थर का रूप ले लेता है। यह पित्त आंत में उपस्थित जितने भी एंजाइम होती उनकी क्रियाओं को तीव्र करने का कार्य कौन करता है? पित्ताशय करता है, ठीक है ना। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रियाओं को तीव्र कर देता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त यकृत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय सक्रिय में भी भाग लेता दोस्तों। ये लीवर भाग लेता तथा शरीर में उत्पन्न जीव विषों को प्रभावहीन करने का रक्षा प्रदान भी करता है दोस्तों। कौन? अपना लीवर। कौन? अपना लीवर। अपने से पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि यकृत का एक और मुख्य कार्य है, यह अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ को भी यूरिया में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। किसमें परिवर्तित कर देता है? यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के अधिकांश भाग को भी यह कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। कौन? यह लीवर। कौन? यह लीवर। इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने में जो अपने अंदर जो होती है वो पूरा का पूरा काम कौन करता है दोस्तों? यकृत कर देता है। कौन कर देता है? यकृत कर देता है। अब जो मैंने आपको बताया पित्ताशय, वो पित्ताशय जो होती है उसमें जो पित्त का जो होता है एकदम बिल्कुल वो पित्त, अब उसके अंदर जो पित्त बनती है वो पित्त का रंग कैसा होता है दोस्तों? पित्ताशय के अंदर जो पित्त का रंग कैसा होता है? इसमें जो पित्त होती है जिसको बाइल्स कहते हैं, ठीक है ना। यह पित्ताशय का जो रंग होता है, पित्त का रंग जो होता है दोस्तों, यह पीले रंग का क्षारीय द्रव पदार्थ होता है। पीले रंग का क्षारीय द्रव पदार्थ होता है। पीले रंग का क्षारीय द्रव पदार्थ होता है। क्या होता है? द्रव पदार्थ होता है। इसका पीएच मान लगभग होता है दोस्तों 7.7। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। इसमें 85% जल होते हैं दोस्तों, 12% पित्त वर्णक होते हैं, 0.7% पित्त लवण होते हैं, लगभग 0.28 जो है वो पित्त कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और बाकी जो होते हैं 0.3 मध्य वसाएं तथा 0.15 जो होती है वो लेसिथीन होते हैं। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता दोस्तों। इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है प्रकृति? क्षारीय होती है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है दोस्तों। कितने बनते हैं? 700 से लगभग 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। क्या बनता है दोस्तों? पित्त बनता है दोस्तों, ठीक है ना। यह कार्य अपना अपन देख लिए लीवर के अंदर। किसके अंदर? लीवर के अंदर की बात कर लिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे यहां पे आगे चलकर अग्नाशय की। अग्नाशय की बात करेंगे, पैनक्रीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अग्नाशय की बात करेंगे। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि कौन था? लीवर। अब यह दूसरी है। मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रीज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पैनक्रीज कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह एक साथ अंतःस्रावी
और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। क्या? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसकी ये मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषताएं यह दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन कौन से? अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है ना। अग्नाशय यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होते हैं। कहाँ? अग्नाशय होते हैं वो छोटी आंत के यू आकार वाले यहां पे स्थित होते हैं, अग्नाशय, जिसको हम पेनक्रीज कहते हैं, ठीक है ना। कहाँ स्थित होते हैं? यू आकार वाले भाग में स्थित होते। यह अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, अग्नाशय। अग्नाशय में अनेक छोटी मोटी पतली पतली रचनाएं की नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़ी हुई होती दोस्तों। अग्नाशय का जो मेन कार्य होता दोस्तों, जो अगला भाग होता अग्नाशय का, वो लैंगरहैस की द्वीपिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अगला भाग होता है लैंगरहैस की द्वीपिका कहलाती है अमाशय की, ठीक है ना। अब आपको मैं बता दूं, यहीं से ही इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुरेह नामक रोग हो जाता है, अग्नाशय के कारण ही। अग्नाशय में ही इस प्रकार की रोग भी अधिक होने लगते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अग्नाशय के अंदर ही इस प्रकार की रोग होती है। और मैं बता दूं, यहीं पे ही आपके जो होती है अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स भी जो निकलता है वो भी यहीं से निकलती है। और बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स निकलती है वो भी यहीं अग्नाशय से ही निकलती है। अग्नाशय से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं दोस्तों, अल्फा बीटा गामा। अल्फा से जो निकलती कोशिका से उसे ग्लूकेगॉन कहते हैं, ग्लूकेगॉन निकलती और बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलती है, और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता दोस्तों। इस इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाए या निर्धारित से कम रहता दोस्तों, जिसके कारण आपके शरीर में मधुमेह रोग हो जाता दोस्तों। क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है दोस्तों। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि इस प्रकार की रोग हमारे शरीर में हो जाती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अवशोषण की। अग्नाशय के बाद किसकी बात करेंगे? अवशोषण की बात करेंगे, जो एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा आपका और मल द्वार से निकाल देता है दोस्तों। छोटी आंत में पूर्ण भोजन के बाद जो होता है वो भोजन पदार्थ परिवर्तित हो जाता है पूर्ण रूप से, और आहार डायरेक्ट पहुंच जाता है बड़ी आंत में। कहाँ पहुंच जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? वहां पे जो होती है उनमें से जो भी रस होती है वो रस निकलने के बाद कोलोन और इफ्लोनियम के बाद डायरेक्ट वो मल माध्यम से बाहर निकल जाती है। इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि पाचन तंत्र में ये मुख्य भागें थी, उन सभी मुख्य भागों का एक एक करके गहन अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे की जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लेके चलेंगे दोस्तों, श्वसन तंत्र की बात, उत्सर्जन तंत्र की बात कर लेंगे यहाँ पे। इसी में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो ग्रंथियां हैं और एंजाइम स्रावित होती है, पहले हम उसकी भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। इनमें से कौन कौन से तो मैं बता दूं कि जो अपने शरीर में अंतररस में जो एंजाइम होती है वो एंजाइम पहला होता है इरेप्सिन, माल्टेज होता है, सुक्रेस होती है, लैक्टेस होता है और लाइपेज होता है दोस्तों, ठीक है ना। इरेप्सिन जो होती है शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है दोस्तों। और माल्टोज जो होती है ये माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और सुक्रेज जो होती है दोस्तों यह ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करता है। और लैक्टेज जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज
अम्लीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एडिसिड्स में परिवर्तित करने का कार्य करता है दोस्तों। इस तरह से हम देखेंगे कि पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होती है, वो सारे स्रावित जो होते हैं अपना अलग अलग कार्य करता है दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लेकर पाचन तंत्र में ही क्या कहते हैं ग्रंथियों को लेके बात करेंगे और एंजाइम लेके बात करेंगे, फिर श्वसन तंत्र की बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप हमसे बने रहे, जुड़े रहे और आगे की वीडियो देखने के लिए बहुत ही इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों और हम बात करेंगे यहाँ पे एंजाइम वगैरह की। एंजाइम वगैरह से एक क्वेश्चन आ जाता है कि लार में सड़ा हुआ भोजन होता है और लार में सने हुए भोजन में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, हम उसकी डिस्कस करते हैं दोस्तों।